हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम इन लेक्चर्स में बात कर रहे हैं विमाओं की, और यह है लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमने पिछली क्लास, लास्ट क्लास में बात कर ली थी तरंग की विकिरण की तीव्रता की, इंटेंसिटी की। ठीक है, तरंग की तीव्रता की और इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। तीव्रता का मतलब होता है कितना इंटेंस, तेज। ठीक है, जैसे अगर धूप बहुत कम आ रही है हम कहेंगे धूप की तीव्रता कम है। अब धूप की अगर ज़्यादा आ रही है तो हम बोलेंगे तीव्रता ज़्यादा है। तो ऊर्जा जो होती है वो एकांक क्षेत्रफल पे और एकांक समय में जितनी ऊर्जा आती है हम उसी को तीव्रता कहते हैं। तो तीव्रता का सूत्र आपको पता था, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल बटा समय। ठीक है, तो तीव्रता का सूत्र था ऊर्जा बटा क्षेत्रफल बटा समय। और ऊर्जा की हमारे पास तीव्रता की, विकिरण तीव्रता का हमारे पास विमा क्या आई थी, m1t-3, m1t-3। पिछले लेक्चर में यहाँ तक कर लिया था। और किसी को डाउट होता है तो बेटा व्हाट्सएप पर या कमेंट पर तुरंत मुझे मैसेज कर दिया करो। ठीक है, तो मैं आपको उसका डाउट सॉल्व करा दूँगा, क्योंकि डाउट अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर हमें आगे का पढ़ने का मन भी नहीं करता, है ना। तो ओके, आगे देखिए। तो आज हम बात करेंगे ऊर्जा घनत्व की। ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। तो ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है ऊर्जा बट्टा, सॉरी पहले हमने विकिरण दाब की बात नहीं करी। विकिरण दाब का सूत्र होता है तरंग की तीव्रता बटे प्रकाश की चाल। उसको हम बोलते हैं विकिरण का दाब। विकिरण होता है ना, आप कहेंगे सर वो विकिरण दाब भी लगाता है क्या? दाब, ऐसे दाब, हाँ। जैसे क्योंकि जिसके पास ऊर्जा होती है ना, जैसे मान लो मैं आप किसी, जैसे पंच मारता हूँ तो आप पे क्या लगेगी? ऊर्जा लगेगी। अगर मैं आपको ऐसे धक्का देता हूँ तो आप पे क्या महसूस होगी? आपको ऊर्जा महसूस होगी। तो आप पर क्या लगेगा? दाब। तो प्रकाश के पास भी ऊर्जा होती है, तो प्रकाश भी क्या लगा सकता है? प्रकाश भी दाब लगा सकता है। तो विकिरण दाब का सूत्र क्या होता है? विकिरण दाब का सूत्र होता है तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता होती है बटे प्रकाश की जो चाल होती है, इनका जो अनुपात होता है वो होता है अपने पास विकिरण दाब। इसको बराबर में क्या बोलेंगे? लिख लो चाहे, बराबर में हम लिख देंगे विकिरण दाब। अब सुनते रहना बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले हम मात्रक के बारे में बात करते हैं। तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तीव्रता का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा बट्टे क्षेत्रफल बट्टा समय। तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल बट्टा क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, बट्टे में समय, ये बट्टे में समय, समझ में आई बात? ऊर्जा बटा क्षेत्रफल बटा समय। ओके, अब चाल की बात करते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है? मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर, अब देखो चाल बट्टे में है तो मीटर पर सेकंड यहाँ लिखूंगा बेटा, ये बात समझ में आई? मीटर पर सेकंड। तो तीव्रता का लिखा ऊर्जा बटा क्षेत्रफल बटा समय, ये क्लियर हुआ। और चाल का बटे में था तो मीटर पर सेकंड, सेकंड आ गया। अब ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया? सेकंड कैंसिल आउट। क्या बन गया बेटा? तो मात्रक बन गया है जूल पर मीटर क्यूब। इतना क्लियर हुआ? विकिरण दाब का मात्रक क्लियर हुआ, जूल पर मीटर क्यूब। ओके बेटा, सुनते रहना। विकिरण दाब का मात्रक लिख लो, जूल पर मीटर क्यूब। अब जूल, जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। और जूल के लिए ऊर्जा का आप डायरेक्ट याद रखो विमा, m1L2T-2, m1L2T-2। और अपॉन में कितना है? मीटर क्यूब, तो मतलब कितना हो जाएगा? L क्यूब। क्लियर है? देखते रहिए। m1, अब L3 ऊपर चला जाएगा तो L-3, L-3 और L2, L+2 L-3 कितना रह जाएगा? L-1। तो यहाँ आ जाएगा L-1T-2। अगर आप देखें दाब का जो विमा होती है, नॉर्मल दाब भी होता है बल बटा क्षेत्रफल, उसकी भी विमा यही होती है m1 L-1 T-2। इसका मतलब बेसिकली बात क्या है? आपको ऊर्जा बोल दे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा, तो उसका मात्रक होता है जूल और विमा होती है m1L2T-2।
आपको कोई भी चाल बोल दे, अभी आपको जो मेन है ना, आपको अभी टॉपिक है क्या, जैसे मान लो आपके आ गया विकिरण दाब, तो आप कहेंगे सर विकिरण दाब का मतलब क्या होता है? तो ये मतलब हमें आगे जो चैप्टर है ना यही तो पढ़ेंगे अपन, सारा सारा जितना भी ये हमारा सारा कोर्स है, यही फिजिक्स का कोर्स है कि हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होता है, जो भी हमने देखी बातें वो सब आगे हम पूरे चैप्टर है उन पर, पूरे चैप्टर में ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा स्पेसिफिकली टॉपिक क्या है, वीमा। तो अभी हम वीमा पे बात करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लो जैसे ऊर्जा आ गई अलग अलग तरह की, तो आपको मात्रक लिखना है जूल और वीमा लिखनी है m1l2t-2। वैसे ही अगर आपके पास आता है चाल, जैसे आता है क्रांतिक चाल, गतिज चाल, मतलब कुछ भी चाल, सीमांत वेग, वेग आ जाता है, तो उसका मात्रक मीटर पर सेकंड है, उसकी वीमा LT-1 है। समझ में आ गई इतनी बात? ये बात पे आपको ध्यान देना है जो आपको कह रहा हूँ मैं, ओके? तो वीमा आपकी गलत नहीं होगी, क्योंकि अभी अपना मेन टास्क है कि हमारी वीमा गलत नहीं होनी चाहिए, ओके? तो आगे हम बात करते हैं ऊर्जा घनत्व। जो नॉर्मल घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। नॉर्मल घनत्व क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटा आयतन। लेकिन बात आ रही है यहाँ पर ऊर्जा घनत्व की, तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा बटा आयतन, ओके? सुनते रहे ना। अब ऊर्जा का सीधे सीधे देख लो क्या होता है, जूल पर, ऊर्जा का कितना हो जाएगा, जूल आयतन का मीटर क्यूब। समझ में आ गई सीधा, ये बन गया इसका मात्रक। सुनते रहो फटाफट, ऊर्जा का जूल, आयतन का मीटर क्यूब। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा का जूल, आयतन का मीटर क्यूब, ये तो हो गए इसके मात्रक हो गए। सुनते रहो। अब वीमा क्या होगी, जूल की वीमा कभी मत भूलो, m1l2t-2, और मीटर क्यूब का L3। सॉल्व करो, L3 ऊपर आएगा, सेम वही बात, क्या बन जाएगी बेटा, m1l-1t-2। इसका मतलब आप कहेंगे सर विकिरण दाब की भी यही थी, m1l-1t-2। हाँ, और ऊर्जा घनत्व की भी यही है, m1l-1t-2। तो विकिरण दाब और ऊर्जा घनत्व का सर हमारी वीमा समान होती है? हाँ समान है, आप देख लो समान है। इतनी बात क्लियर हुई, ओके? अब एक और देख लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। क्रांतिक वेग। अब आ क्या गया है यहाँ पर, वेग। कुछ मत सोचो, वेग आ गया है, डायरेक्ट मात्रक लिखो, मीटर पर सेकंड। इस सूत्र पर ध्यान मत दो, ये जब हमारे टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। अभी हमारा मेन एम क्या है, वीमा निकालना। वेग है, सीधा मात्रक लिखो, सबसे पहले लिखो वेग, फिर मात्रक लिखो मीटर पर सेकंड, दूरी बटा समय, ये लिख लो। आपका फॉर्मूला कौन सा, दूरी बटा समय, मीटर पर सेकंड, और वीमा क्या आ गई, LT-1। ये देखिए वीमा LT-1, क्लियर है? तो हम एक एक बात को अगर समझते चलेंगे ना तो दिक्कत होगी नहीं, और हम फालतू एक क्रॉप टॉपिक में फंसेंगे तो हमें दिक्कत होगी। वेग दिख रहा है, मीटर पर सेकंड LT-1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? फिर से देखिए, फिर से क्या दिख रहा है आपको, पलायन वेग। फिर से क्या दिख रहा है, पलायन वेग। एरो करके जल्दी से लिखिए, मीटर पर सेकंड मात्रक, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मात्रक, और वीमा LT-1, LT-1 वीमा, ओके? नेक्स्ट वीमा देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। अब बताइए क्या होगा, कोई भी तरह की ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, मात्रक लिखिए जूल, मात्रक लिखिए जूल, ओके? और वीमा लिखिए m1l2t-2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बात करेंगे, गतिज ऊर्जा। फिर से देखिए, गतिज ऊर्जा, मात्रक लिखिए जूल, ऊर्जा है मात्रक जूल, वीमा m1l2t-2, ओके? नेक्स्ट आइए, स्थितिज ऊर्जा। फिर से मात्रक लिखिए जूल, वीमा लिखिए m1l2t-2, वीमा लिखिए m1l2t-2। फिर से आ जाइए, गतिज ऊर्जा, घूर्णी गतिज ऊर्जा, मात्रक लिखिए फिर से जूल, और वीमा लिखिए m1l2t-2। अब दक्षता के बारे में बात करते हैं, ओके? दक्षता के बारे में बात करते हैं। अब दक्षता क्या होती है थोड़ा समझते हैं, चलो इसको। दक्षता निर्गत ऊर्जा बट्टे निवेशी ऊर्जा, निर्गत ऊर्जा बट्टा निवेशी ऊर्जा होती है। दक्षता को हम, इसका सिंबल होता है ईटा। दक्षता का प्रतीक चिन्ह क्या होता है बेटा, ईटा, और ये होता है, इसका सूत्र होता है, लिखिए, निर्गत ऊर्जा बट्टे निवेशी ऊर्जा।
अब निर्गत ऊर्जा क्या होती है, अब बात आती है निवेशी ऊर्जा क्या होती है, थोड़ा सा समझ लो इसको। तो आप कहेंगे सर है तो ऊर्जा, निर्गत ऊर्जा है, निवेशी ऊर्जा है, इसका मतलब होगी तो जूल ही। हाँ, ये तो बात आपको समझ में आ चुकी है, मुझे पता है। निर्गत ऊर्जा का मतलब होता है, जैसे मान लो कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो मुझे क्या करना, मुझे अपनी कौन सी ऊर्जा को खर्च करना पड़ रहा है, मुझे अपनी मसल एनर्जी को, मसल एनर्जी क्या बोलते हैं, मांसपेशियों की ऊर्जा को खर्च करना पड़ रहा है। मैं ऐसे पैर भी हिला रहा हूँ, ये देखो, तो मुझे मान लो 1000 जूल, अब मैं मांसपेशियों की ऊर्जा को इस्तेमाल करके साइकिल को गतिमान कर रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ ना, तो मेरी मांसपेशियों की जो ऊर्जा है वो किस में बदल जाएगी, साइकिल की गतिज ऊर्जा में, क्योंकि साइकिल क्या कर रही है, गति कर रही है, साइकिल के पास क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। ये बात क्लियर हुई। अब मान लो मैंने मांसपेशियों की ऊर्जा, जो मैंने ऊर्जा लगा रहा हूँ, ऐसे पूरे एनर्जी लगा रहा हूँ, वो मैंने 1000 जूल एनर्जी लगाई, कितनी लगाई, 1000 जूल, तो मैंने कितना निवेश किया, वो कहलाती है निवेशी ऊर्जा, निवेशी ऊर्जा। और मुझे साइकिल कितनी आगे चली, गति ऊर्जा, मान लो मैंने 1000 किया लेकिन साइकिल ने 800 जूल ही गति ऊर्जा बनाई। मैंने कितना काम किया, मैंने साइकिल पे निवेशी काम किया, मैंने 1000 जूल मसल एनर्जी अपनी खर्च कर दी, लेकिन साइकिल को कितनी गति ऊर्जा मिली, 800, तो वो हो जाएगी निर्गत ऊर्जा। ये बात क्लियर हुई। जैसे आप ये समझो, आप एक मशीन लेके आए हो और आप उसको इलेक्ट्रिसिटी जोड़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी से, भाई मशीन लेके आते हैं, मोटर लेके आते हैं, किससे जोड़ते हैं, अपन बिजली से जोड़ते हैं उसको, बिजली से। तो बिजली से आपने जब जोड़ा तब उसको बिजली ने जो ऊर्जा दी वो 1000 जूल थी, और बिजली की ऊर्जा लेकर वो जब अपना काम करेगी तो मान लो 800 जूल ही काम करती है, तो जो काम होता है वो निर्गत ऊर्जा होती है। और जो मिलती है ऊर्जा, मिलती है जैसे बिजली से मिल रही है, अभी मैं मांसपेशियों से ऊर्जा दे रहा हूँ, तो जो हम लेते हैं, जो मशीन ऊर्जा लेती है वो होती है निवेशी, और वो जो काम करके हमें ऊर्जा मिल देती है वो होती है निर्गत ऊर्जा। ये क्लियर हुआ, ओके, समझ में आई थी बात, ठीक है। तो निर्गत ऊर्जा, निवेशी ऊर्जा, तो क्या होता है दक्षा का सूत्र, निर्गत ऊर्जा बटा निवेशी ऊर्जा, लिख लो, निर्गत ऊर्जा बटा निवेशी ऊर्जा, या निर्गत कार्य बटा निवेशी कार्य, एक ही बात है। तो मात्रक लिखो बेटा, मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, ऊपर भी ऊर्जा है जूल, नीचे भी जूल, जूल से जूल कट गया तो लिख दो मात्रकहीन। मात्रकहीन जो होता है वो विमाहीन भी होती है, तो आगे लिख दो विमाहीन, या विमा नहीं है तो M0 L0 T0। समझ में आ गया बेटा, विमाहीन मात्रकहीन, बहुत अच्छी बात है ये, ओके। अब हम बात करते हैं कोणीय आवेग, कोणीय आवेग की बात करते हैं। कोणीय आवेग, कोणीय आवेग होता है, देखो अब एक चीज ध्यान रखो, नॉर्मल आवेग क्या होता था, जो हमने आवेग पढ़ा था पहले सूत्र, मत भूलो बेटा, ये चीजें मत भूलो। आवेग होता था बल इंटू समय, क्या होता था नॉर्मल आवेग, बल इंटू समय। अब बस आवेग की जगह आपको क्या लिखना है, कोणीय आवेग। आवेग क्या होता था, बल इंटू समय। कोणीय आवेग क्या होता है, बल आघूर्ण इंटू समय। कोणीय आवेग क्या होता है, बल आघूर्ण इंटू समय। तो कोणीय आवेग आपके पास आ जाएगा, कोणीय आवेग को हम L से लिख लेंगे, एंगुलर मोमेंटम, चलो छोड़ो, एंगुलर मोमेंटम के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन छोड़ो आपकी, हमें तो कोणीय आवेग के बारे में बात करनी है, जो आपको कह रहा हूँ सुनो। बल आघूर्ण को मैंने आपको बताया था टो से हम डिनोट करते हैं, बल आघूर्ण इंटू समय, समय को हम T से डिनोट करते हैं। तो कोणीय आवेग क्या होता है, बल आघूर्ण इंटू समय। अब बल आघूर्ण होता था बेटा बल इंटू दूरी, याद करो, बल आघूर्ण होता था बल इंटू दूरी। में क्या बता रहा हूँ फिर से देखो, कोणीय आवेग सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण इंटू समय। क्या होता है सूत्र कोणीय आवेग का, बल आघूर्ण इंटू समय। बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू दूरी। अब कोणीय आवेग आगेंगे, बल आघूर्ण इंटू समय क्यों होता है सर, क्योंकि आवेग का सूत्र क्या होता है, बल इंटू समय। अब जो कोणीय आ जाता है ना, तो हमें आगे बल का भी कोणीय रूप लेना है। बल का कोणीय रूप क्या होता है, बल आघूर्ण। तो कोणीय आवेग बराबर बल आघूर्ण इंटू समय, लेकिन आवेग बराबर बल इंटू समय। तो बल आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, टो से, तो टो इंटू समय। टो मतलब बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, F इंटू आर, बल इंटू लंबवत दूरी। ये मैंने पिछली क्लासों में बता रखी है। अब मात्रक लिख लो, न्यूटन, बल का न्यूटन, आर का मीटर, और T का सेकंड, न्यूटन मीटर सेकंड। मात्रक क्या बना बेटा, न्यूटन मीटर सेकंड, ओके। मात्रक लिख लिया न्यूटन मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, अब भूलो मत ये चीज़ें,
न्यूटन मीटर सेकंड आ गया मात्रक। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल। इंटू में क्या होता है? सेकंड। न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है, बल इंटू दूरी। देखो 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 देखो। ओके, तो मात्रक क्या आ गया हमारे पास? कोणीय आवेग का जूल इंटू सेकेंड। अब फटाफट से जूल का लिख दो विमा, m1 l2 t-2 और समय का t1। तो क्या बन जाएगी बेटा? m1 l2 t-1। ये देखो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। m1 l2 t-1। कोणीय आवेग का कितना आ गया? m1 l2 t-1। ये देखो m1 l2 t-1। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं गुरुत्वीय नियतांक की। किसकी बात करते हैं? गुरुत्वीय नियतांक की। ओके ओके ओके, यहाँ कर लेते हैं गुरुत्वीय नियतांक यहाँ। तो गुरुत्वीय नियतांक को समझने के लिए हमें समझना होगा कि न्यूटन ने कहा था कि जो भी दो वस्तुएं होती हैं और उनके पास द्रव्यमान होता है, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जब कोई भी दो वस्तुएं, ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान है, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आप कहेंगे सर आप में भी द्रव्यमान है। हाँ, इसमें भी द्रव्यमान है। हाँ, या कोई भी दूसरी वस्तु में भी द्रव्यमान है। हर दो वस्तुओं के मध्य बल लगता है, क्योंकि हर वस्तु के पास क्या है? द्रव्यमान है। न्यूटन ने यह कहा था। इसी को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार होता क्या है? जैसे ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है। ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान m2 है, और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? r। इस सूत्र को भी मैं आपको आगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आएगा अच्छी तरह आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लो। ये जो बल लगता है, दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्व आकर्षण बल लगता है, ये समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के ये समानुपाती होता है। और दोनों के मध्य की दूरी मध्य की दूरी कितनी? r के वर्ग के, दूरी का क्या करना? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? फिर से देखो, ये बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब जब समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा, और इस नियतांक को हम बोलेंगे g, गुरुत्वीय नियतांक। क्या बोलेंगे बेटा? इसको g बोलेंगे। अब हमें इस g का क्या निकालना है? इसकी हमें विमा ज्ञात करनी है। इस g की हमें विमा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। r² को ऊपर गुणा कर देंगे, क्योंकि g की विमा निकालनी, तो g को सेपरेट करेंगे। r² के ऊपर गुणा कराएंगे और m1 m2 की नीचे गुणा कराएंगे। तो क्या बन जाएगा? r² तो f की गुणा में आ जाएगा, fr² और m1 m2 बटे में आ जाएगा, तो fr² बटे m1 m2 हो जाएगा। तो लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं fr² अपॉन में m1 m2। कैपिटल G का मान कितना आ जाएगा? fr² अपॉन m1 m2। क्लियर हुआ बेटा? इतना सुनते रहना। अब मात्रक लिखो। इतना क्लियर हुआ? अब मात्रक लिखो। f की जगह न्यूटन, r² की जगह मीटर स्क्वायर। बेटा r मतलब दूरी होती है, और m1 m2 क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का क्या होता है? kg²। समझ में आया बेटा ये? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। मात्रक लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। फिर से लिख देता हूँ, g का मात्रक कितना आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। अब हम क्या लिख लेंगे? इसकी विमा लिख लेंगे। यहाँ से विमा कैसे लिखेंगे? न्यूटन की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2। ये तो किसकी विमा आ गई हमारे पास? न्यूटन की। याद रखो, ये भूलो मत। और मीटर स्क्वायर की बेटा l2, और kg² की बेटा kg² की m2। ये कभी मत ऐसे कंफ्यूज होना। मीटर लंबाई l होती है ना, kg की m होती है, सबको पता है इतना तो। अब बेटा m2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? m-2, है ना? m2 ऊपर जाएगा m-2, और m1 पहले से पड़ा है, तो m-2 इधर m1 है, तो कितना हो जाएगा? m-1। तो ऊपर बन जाएगा m-1, इधर l1 इधर l2, कितना बन जाएगा? l3 t-2। तो क्या बन गई बेटा? इसकी विमा क्या बन गई? m-1 l3 t-2। तो गुरुत्वीय नियतांक की विमा देख लो। गुरुत्वीय नियतांक की विमा यहाँ पर करा देखो, ये m-1 l3 t-2। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांक नियतांक की।
वीमा की। प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक के लिए हमें देखना होगा कि एक वैज्ञानिक था प्लांक और बाद में आइंस्टीन ने कहा था कि जो प्रकाश आता है ना वो ऊर्जा का रूप होता है और ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आता है। मतलब प्रकाश को अगर आप जूम करके देखो तो वो बहुत छोटे छोटे ऊर्जा के टुकड़ों के रूप में आता है और उसको हम बोलते हैं क्वांटा। ये बात आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, मैं आपको बस एक बेसिक बता रहा हूँ। मेन अपना उद्देश्य है फॉर्मूला देखकर हमें डायमेंशन निकालने का। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि जो प्रकाश आता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आता है। प्रकाश कैसे आता है? ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आता है, जिनको हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर एच न्यू। क्या होती है बेटा? E बराबर एच न्यू। यहाँ पर E क्या है? यहाँ पर E है ऊर्जा। क्या है? E ऊर्जा। H है, प्लांक ने बताया था इसलिए प्लांक नियतांक। क्या है? H का मतलब है प्लांक नियतांक, सुनते रहो। और न्यू का मतलब है हमारे पास आवर्ती। न्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? आवर्ती। ओके, तो हमें H प्लांक नियतांक का क्या निकालना है? हमें वीमा निकालनी है। तो फिर से देखो E इक्वल टू एच न्यू है। फिर से लिख देता हूँ E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू मतलब बेटा आवर्ती। आप कहेंगे सर आवर्ती तो F होती है। हाँ, F से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और न्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। न्यू क्या होता है? आपको ऐसे नॉर्मल V बनाना है और V की टांग को मोड़ दो फिर से। तो मैंने भी ऐसे ही किया, देखो नॉर्मल E इक्वल टू एच न्यू क्या होता है? E इक्वल्स टू एच वी बनाकर ऐसे टांग मोड़ दो इसकी यूँ, तो ये न्यू बन जाएगा। V था, ये औ बोलेगा, औ यूँ, तो ये न्यू बन जाएगा। V क्या बोलेंगे इसको? न्यू। ओके, तो यहाँ से हम H का मान निकालना चाहते हैं, H की वीमा। तो न्यू डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? E अपॉन में न्यू। न्यू मतलब क्या होता है? आवर्ती। और आवर्ती का सूत्र बताओ क्या होता है? आवर्ती का सूत्र होता है 1/T। याद रखो, आवर्ती का सूत्र कितना होता है? 1/T। तो यहाँ पर आवर्ती की जगह क्या लिख दो? 1/T। ये जो बट्टे में टी था कहाँ गुणा में चला जाएगा। समझ में आई बात? तो H बराबर क्या हो गया? E इंटू टी, मतलब ऊर्जा इंटू समय। तो प्लांक नियतांक का सूत्र हमारे पास बन जाएगा ऊर्जा इंटू समय। क्या बन जाएगा? ऊर्जा इंटू समय। फटाफट से मात्रक देख लो। तो H का ऊर्जा क्या बन जाएगा? जूल, और समय का क्या बन जाएगा? सेकंड। तो जूल इंटू सेकंड। तो प्लांक नियतांक का मात्रक क्या बन गया बेटा? जूल इंटू सेकंड। वीमा लिख लो जल्दी से। जूल की सबको पता है क्या होती है? m1l2 t-2। सेकंड की सबको पता है कितनी होती है? t1। तो क्या बन जाएगी? m1l2 t-1। तो ये बन गया हमारे प्लांक नियतांक का हमारे पास वीमा। तो इतने लेक्चर हैं बेटा, अच्छी तरह से पढ़ो। कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछो, ठीक है? तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।